जैसा कि हमने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि आज जो है हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो सबसे पहला चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का, पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। पदार्थ की ठोस अवस्था जिसको कहेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जिसे जाना जाता है। ये 12th केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पदार्थ आखिर होता क्या है। पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि पदार्थ यानी मैटर आखिर होता क्या है। ध्यान से देखेंगे हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे पदार्थ, दैट मीन्स मैटर के बारे में। जैसे आप किसी भी वस्तु को देखिए, कोई भी वस्तु जब आप क्या करते हो, देखते हो, जैसे मेरे पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, बॉक्स है। तो इस बॉक्स को जब हमने उठा के अपने हाथों पे क्या किया, रखा, ठीक है ना, तो हमको लग रहा है कि इस बॉक्स में कुछ भार है, भारी लग रहा है ना, कुछ भार है। इसके अलावा जिस जगह पे हमने इसको रखा है ये कुछ जगह भी क्या कर रहा है, छेक रहा है, जगह भी छेक रहा है। और इसको हम अपनी त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा, अपनी त्वचा के द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें देखने को मिलती है। कोई भी पदार्थ जो है ना स्थान छेकता है, उसमें भार होता है, और उसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो पदार्थ का डेफिनेशन हम लोग इसी तरह से बनाते हैं कि वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सके, महसूस कर सके, अनुभव कर सके, फील कर सके, वे सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। एनी प्रॉब्लम? तो इसको लिखते हैं हम लोग, है ना, कि वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, पदार्थ कहलाता है। सिंपली हमने लिखा है कि वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सके, महसूस कर सके, उन सारी वस्तुओं को पदार्थ के नाम से यानी मैटर के नाम से जाना जाता है। नोट कर लोगे? अब सबसे बड़ा चीज यहां पे आता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखना यहाँ पे, समझना मेरी बात को, कि पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है, पदार्थ का जो वर्गीकरण है, वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। अलग अलग आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, अलग अलग है। जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, वह भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे मान लो आपसे कोई यदि सवाल करे कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो जनरली हम बोल देते हैं सर पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। जनरली हम बोल देते हैं, या कहीं कहीं पढ़ना होता है 5 प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। लेकिन ये जो पदार्थ के प्रकार है ना, ये भौतिक अवस्था के आधार पर है। अगर मैं बोलूं कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पर पदार्थों के प्रकार भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण भी अलग अलग तरीके से क्या होता है, किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम चर्चा करें
कि अवस्था के आधार पर, ध्यान से समझना, अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना, हम जो बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है क्या? ठोस, जिसको कहा जाता है क्या? सॉलिड। एक को कहा जाता है क्या? द्रव, जिसको कहा जाता है लिक्विड। और एक को कहा जाता है क्या? गैस, है ना, जिसको कहा जाता है गैस के नाम से ही जाना जाता है। ये जो वर्गीकरण आप देख रहे हो ना, ये वर्गीकरण का जो आधार है यह अवस्था के आधार पर है। किस आधार पे? अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया। एक को कहा जाता है ठोस, एक को कहा जाता है द्रव और एक को कहा जाता है गैस। एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले ठोस के बारे में समझ लो। जैसे मेरे पास ये, सपोज करो मेरे पास ये आपका एक पॉइंटर है, कह सकते हो, ठीक है ना। ये जो मार्कर पॉइंटर जो भी कहना है इसको कह लीजिए। ये जो होता है ठोस है। क्या है? ठोस है। ठोस के उदाहरण है, क्यों आप देखोगे यहाँ पे ठोस के अगर एग्जांपल्स देखेंगे, ठोस में होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे चर्चा की है स्टेट ऑफ मैटर की, यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ को जो होता है टोटल 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान देना, सॉलिड में जो कण होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं? नजदीक नजदीक होते हैं। इतने नजदीक होते हैं कि वे बस एक जगह पे कंपन कर सकते हैं। एक कण चाहे यहां से निकल के यहां चला जाना, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। ठोसों में कण जो होते हैं ना, वह एक ही स्थान पर कंपन कर सकते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनमें जो ये दूरी जो है ना, ये दूरी काफ़ी कम होती है और डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, गैप्स काफ़ी कम होते हैं, जिस कारण से ये एक कण दूसरे जगह पे जा सकते नहीं हैं। और यही वजह से ठोस जो होते हैं ना, वह काफ़ी कठोर होते हैं। ठोस काफ़ी क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं क्या चीज़ की? लिक्विड की। लिक्विड यानी किसकी? द्रव की। हमने बात किया यहाँ पर ठोस की। सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड के बारे में जाना। हमने यहाँ पर देखा कि जो ठोस होते हैं ना, ठोसों के कण बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इतने नज़दीक इनके कण होते हैं कि एक कण दूसरे जगह पे जा नहीं सकते हैं, बस अपनी माध्य स्थिति पे ही क्या करते हैं? वो कंपन करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरे जगह पर वो जा सकते नहीं है। ये कहाँ होता है? ठोसों में होता है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? बात करते हैं किसकी? द्रव की। आप जैसा कि देख पा रहे हो, द्रव में क्या है? कण थोड़े दूर दूर है, इनके बीच में देख रहे हो गैप से, मुश्किल से, आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल से इसके कण एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। किसमें? द्रव में। आसानी से नहीं, लेकिन मुश्किल से इसमें मूवमेंट हो सकता है द्रव में। बात करते हैं हम लोग किसकी? गैस की। गैस के कण जो होते हैं इतने दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि भैया उनका कोई अब पकड़ने वाला उनको कोई होता नहीं है, ना तो उनके बीच कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजबूत होता है। ये कण आसानी से स्वच्छंद रूप से एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। इनको रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं है। समझ में इतना आया? तो ठोसों में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं ठोस के, वह बिल्कुल क्या होते हैं? नज़दीक में होते हैं। समझ में आया? द्रव में ये कणों का अरेंजमेंट जो है वह थोड़ा क्या होता है? दूर दूर होता है। कहाँ? द्रव में। और गैस में जो कणों का अरेंजमेंट होता है वह क्या होता है? काफ़ी दूर दूर होता है। यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी है? अगर आपको बोले कि तीनों में डिफरेंस बताने हैं कि ठोस में, द्रव में और गैस में क्या अंतर है, तो सबसे पहला डिफरेंस ठोस में और द्रव और गैस में है कि ठोसों के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन, ध्यान से देखोगे, ठोस में क्या होता है कि आकृति और आयतन ये दोनों जो होता है इसका निश्चित होता है। निश्चित कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ना तो इसका आकृति बदलता है, ना तो इसका आयतन बदलता है। मैं बात कर रहा हूँ ठोसों की। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि भैया कण तो एक ही जगह पर, जैसे मेरे पास मैंने इसको आपको दे दिया, बोला भैया
इसको बक्सा में क्या करना है, ले जाके रख देना है ना। आपने बक्सा में रख दिया, हम आपसे 10 साल के बाद मिले, बोले यार मेरा जो हम दिए थे मार्कर आपको रखने के लिए वो तो अब तक बड़ा हो गया होगा, है ना, आपने दिया इतना ही छोटा है। हम बोले कि 10 साल हो गए, आप बड़े हो गए, उसके साथ साथ ये भी तो बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर ये ठोस है, इसका आकृति कभी बदलता नहीं, ना तो आयतन बदलेगा ना तो इसका क्या होगा, आकार बदलेगा। समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, जहाँ के वहीं रह गए, जहाँ के वहीं रह गए, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसके आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किनके? ठोसों की बात मैं कर रहा हूं। द्रव में क्या होता है आप पता है, द्रव को आप यदि कटोरे में डालोगे ना, कटोरे का आकार ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का आकार ले लेगा, थाली में डालोगे थाली का आकार ले लेगा। जिस भी बर्तन में आप गैस को क्या करते हो, डालते हो, उसी का वो क्या करता है, आकार ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। इसका जो आकार होता है, आकार इसका बिल्कुल कैसा होता है, अनिश्चित होता है। किसका? जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन अगर 1 लीटर पानी कटोरे में है तो ग्लास में भी तो 1 ही लीटर होगा ना, थाली में भी 1 ही लीटर होगा, यानी आयतन उसका बदलता नहीं। आकार बदल जाए लेकिन आयतन नहीं बदलता है। इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बात करते हैं किसकी, द्रव की। अब हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ पे, गैस। गैस के बारे में तो हम जितना कम बोले उतना ही बेहतर है। हमने सिंपल बताया कि भाई ये ऐसा मतलब है, ये ऐसा पार्टिकल गैस में होता है ना कि भाई वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। इतनी सी गैस को अगर इस कमरे में छोड़ दोगे ना तो पूरा कमरा क्या होगा, भर जाएगा। क्योंकि गैस के कण स्वच्छंद होते हैं, उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। 2 कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह काफ़ी कम होता है गैस में। इसी कारण से गैस जो होते हैं ना वह पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इसको यदि कहीं छोड़ोगे ना, मान लो आपने 5 मिलीलीटर गैस को कहीं पर क्या किया है, छोड़ा है, तो बाद में वो चाहोगे 5 मिलीलीटर को हम जमा कर लें, पॉसिबल नहीं है। उसका आयतन फिक्स होगा नहीं। हाँ भले 5 मिलीलीटर है तो पूरे कमरे का आयतन भी 5 मिलीलीटर हो जाएगा। ना तो इसका आकृति निश्चित होगा ना तो इसका क्या होगा, आयतन। अच्छा कभी कभी एक कन्फ्यूजन होता है कि मान लो एक बंद कमरा है जो कि चारों तरफ से बंद है और जिसके अंदर और बाहर कोई कण आ जा नहीं सकते हैं। अगर उस कमरे में हमने एक छोटा सा सीसी, मेरा 5 मिलीलीटर का है, छोटा सा 5 मिलीलीटर का सीसी है और उसमें गैस रखा हुआ है और उस सीसी को हमने क्या किया, खोल दिया, वह गैस पूरे कमरे में क्या हो गया, फैल गया। तो अब वह गैस का आयतन कितना होगा, तो अगर सीसी में वह 5 मिलीलीटर था तो कमरे में वो 5 मिलीलीटर नहीं होगा। जितना कमरा का आयतन रहेगा उतना अब गैस का आयतन हो जाएगा। मतलब उसका आयतन क्या हो गया, बदल गया। आयतन क्या हो गया, आयतन भी बदलता है और आकृति भी उसकी निश्चित नहीं होती है। तो गैस के बारे में जानोगे कि इसकी आकृति और आयतन, ये आकृति और आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके, तो इन सॉलिड्स है ना, शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट, बट इन लिक्विड शेप जो होता है इंडिफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। और इन गैस जो होता है शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है, इंडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, मतलब डिफिनिट होता नहीं है। ये अंतर समझ में आया तीनों में, ठोस में, द्रव में और गैस में। आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं होगी। समझ में सबको आया? अब देखते हैं यहाँ पर एक बात समझ लेना, ये द्रव के बारे में और गैस के बारे में, पदार्थ की अवस्था में द्रव और गैस, इन दोनों के बारे में आपको स्टैंडर्ड 11th में पढ़ना था। कहाँ? स्टैंडर्ड 11th में। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव और गैस। ये तो भाई साहब ये तो मेरा 11th का टॉपिक हो गया। ये जो टॉपिक हो गया ये हमें कहाँ पढ़ना था, 11th में। द्रव और गैस के बारे में डिटेल से पढ़ना था, लेकिन ठोस के बारे में जो हमको डिटेल से पढ़ना है वो 12th में पढ़ना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एनी प्रॉब्लम? ठोस के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो हमका जो पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, वो सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी वहाँ पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में हमें क्या करनी है, अध्ययन करनी है। पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। और आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद, जैसा कि हमने बताया कि अवस्था के आधार पर पदार्थ को जो है कितने भागों में बांटा जाता है,
3 भागों में। हमने बोला ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। तो द्रव गैस के बारे में हमको 11th में स्टडी करना था, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, ठोस के बारे में। हम लोग यहाँ पर सीधे चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, ठोस के बारे में। ठोस जिसको कहा जाता है सॉलिड, ठोस जिसको क्या कहा जाता है, सॉलिड। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछने से भी रुकना नहीं है। अभी हमने जैसा कि बताया ठोस के जो कण होते हैं वह बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास। ठोसों के कण बिल्कुल क्या होते हैं, अभी हमने देखा ना, अभी जो हमने देखा है कि ठोस के जो कण होते थे वह बिल्कुल कैसे होते थे, पास पास होते थे। यही वजह था कि इनका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अगर आपसे कोई सवाल करे कि ठोसों के आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं, तो आसान सा जवाब देना कि जो ठोस के कण होते हैं ना, वो अपनी माध्य स्थिति पर ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं, है ना। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित नहीं होते हैं। और यही कारण है कि ठोसों के आकृति और आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी है, ठोस की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने बात किया, मान लो हमको इसका डेफिनेशन तैयार करना है ठोस का, तो सिंपल सा डेफिनेशन तैयार करेंगे हम लोग कि पदार्थ की वह अवस्था जिनके आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे आपको चर्चा किया है कि जो सॉलिड होते हैं ना, उनकी आकृति और उनके आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में क्या करना है, रखना है। मान लो ये आपका सॉलिड है, ठीक है ना, और आपके ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के जो कि इसके भीतर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल क्लोज होते हैं इस प्रकार से। देखोगे ठोसों में जो कण होते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, इसी प्रकार से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जो बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। एनी प्रॉब्लम। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर ठोस के बारे में। ठोस किसको बोलेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिनकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे ठोस के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा ठोसों के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ठोस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पॉइंट बना के आप लोग लिख सकते हैं, ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखेंगे हम लोग, सबसे पहले बात है यहाँ पे ठोस में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन मोस्टली 4-5 हम आपको बता देते हैं, केयर करेंगे आप लोग। सबसे पहला अभी हमने बताया था कि ठोस के आकृति और उसके आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किनके, सबसे पहला है ठोस के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित होते हैं। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठोस के आकृति और आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों का दोनों फिक्स होता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बात हम लोग जानते हैं, देखोगे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ठोस का जो दो कण देख रहे हो,
जो दो कण क्या कर रहे हो, देख रहे हो, उनके बीच में खाली जगह है, लगभग ना के बराबर, नेग्लेजिबल है, लगभग नगण्य है ना। तो ये कहेंगे दो कणों के बीच जो स्थान रहता है ना, उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है, अंतराण्विक स्थान के नाम से जाना जाता है। तो आप बताओगे क्या ठोसों के बीच में अंतराण्विक स्थान है? आपका जवाब होगा नहीं है। यानी ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान काफी कम होते हैं, काफी कम होते हैं, लगभग नेग्लेजिबल इसको मान सकते हो। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है ना, वो लगभग क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है ना, लगभग ना के बराबर। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट, देखोगे यहाँ पे, अब जब दो कणों के बीच स्थान काफी कम है, इसका मतलब दोनों सटा सटा है, तो दोनों के बीच आकर्षण भी क्या होगा, मजबूत होगा। दो कण बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, पास। पड़ोसी को देखे हो, पड़ोसी को, आपके घर में अगर पड़ोसी रहेगा तो एक जबरदस्त बॉन्डिंग रहेगा, या तो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे या एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे, होता है। तो बॉन्डिंग जब मतलब गजब का बॉन्डिंग रहता है, किसके बीच में, जो हमारे पड़ोसी है उनके बीच में। तो यहाँ पर देखोगे इसके और इसके बीच में जो दो पड़ोसी कण हैं, उनके बीच में जो होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत होता है। जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, वो बल काफी क्या होता है, मजबूत होता है। किसमें, ठोस में। कोई वजह पूछे तो वजह बताना, क्योंकि ठोस के कण बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं। ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल जो होते हैं ना, वह काफी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ठोस जो होता है ना, रिजिड, वो काफी कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस जो होते हैं जनरली, कोई भी ठोस लो, वह जनरली क्या होता है, कठोर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ठोस कठोर होते हैं। ठोस आपके कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, यानी प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनोगे, ठोसों में बहाव नहीं होता है, बहता नहीं है। बहते कौन है, द्रव और गैस। इसमें जो बहाव की प्रवृत्ति होती है, कहाँ नहीं पाई जाती है, ठोसों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, ठोसों में ठोसों में बहाव नहीं होता है। ठोसों में बहाव नहीं होता है। इसके बाद समझोगे कि जो ठोस होते हैं ना, मतलब इनमें बहने का गुण पाया नहीं जाता है। और नेक्स्ट जो होता है, इनके द्रवणांक और क्वथनांक, यानी पिघलने वाला ताप और वाष्प में बदलने वाला ताप काफी ज्यादा होगा, क्योंकि कण बिल्कुल नजदीक है ना, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। और उस बंधन को तोड़ना है तो ऊर्जा भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कॉमन सेंस वाली चीज है कि बंधन यदि मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो उष्मीय ऊर्जा है वह ज्यादा लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि इनके द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बोथ आर हाई, दोनों क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। लिखोगे नेक्स्ट, ठोसों के द्रवणांक और क्वथनांक, द्रवणांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। ठोसों के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वह काफी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, काफी मजबूत होता है। इनका घनत्व भी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, घनत्व। देखो घनत्व क्या होता है, इसको समझोगे। इसके घनत्व
उच्च होते हैं, इनका डेंसिटी जो होता है ना वह काफ़ी हाई होता है। इनके घनत्व क्या होते हैं? उच्च। घनत्व आप लोग समझते हो, नहीं समझते हो समझा देते हैं। घनत्व का मतलब मोटा मोटी भीड़ समझ लो। क्या समझ लो? एक निश्चित स्थान में, आप इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, बाबू केयर करोगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर देखो इतना बड़ा जगह है, यहाँ पर भी इतना बड़ा ही जगह है, और यहाँ पर भी इतना बड़ा ही जगह। जगह क्या है? सबके लिए बराबर है। ठोस के लिए, द्रव के लिए या गैस के लिए, तीनों के लिए जगह क्या है? बराबर है। कण किसमें ज्यादा? भीड़ इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा है ना। तो जहां पर एक निश्चित जगह में जहां पर ज्यादा भीड़ रहेगा, हम बोलेंगे वहां का घनत्व क्या है? ज्यादा। घनत्व का डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग, है ना, कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा, है ना, इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेफिनेशन हम लोग इस तरह से उसका क्या करते हैं? तैयार करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इकाई आयतन में जो मास होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेंसिटी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब आप अपनी भाषा में यदि समझोगे तो बस ये समझ लेना, एक निश्चित स्थान में अगर भीड़ क्या है? ज़्यादा, कण ज़्यादा है, इसका मतलब घनत्व क्या है? ज़्यादा। अगर कण क्या है? कम है, तो घनत्व क्या है? कम। अच्छा बताओ, निश्चित स्थान में कण, तीनों का स्थान तो बराबर ना है, कण कहाँ ज़्यादा दिख रहा है आपको? इसका घनत्व ज़्यादा ना है। उसके बाद लिक्विड में है ना, गैस में, इसका मतलब इसका घनत्व इससे थोड़ा क्या है? कम है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? गैस की। इसका मतलब गैस का घनत्व सबसे कम है। बेचारा गैस का तो कोई अस्तित्व नहीं, इसको तो कोई पूछवे नहीं करता है। आई बात समझ में ना? घर का सबसे बड़ा बेटा, समझ रहे हो ना, अरे घर का सबसे छोटा बेटा, इसको ऐसे भी ज़्यादा मानता है। सब होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो नहीं होता है, कुछ बच्चे बोल रहे सर नहीं होता है, होता है। अच्छा खैर, जैसा भी होता है रे, जैसा भी होता है, चलो। तो ये हमने जाना ठोस के बारे में। किसके बारे में जाना? ठोस के बारे में। अब बोलोगे सर ये सब चीज़ें तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में भी हमें पढ़ना था ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो क्लास 12th में अलग क्या है? बहुत अलग है। वहाँ पर हम लोग ठोसों के प्रकार के बारे में नहीं पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग ठोसों के प्रकार के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे कि ठोस आखिर कितने प्रकार का होता है। इन्हीं को दिक्कत है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, है ना, स्टैंडर्ड 12th में ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। लिखोगे ठोसों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हो गया। हम बात करते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में, आखिर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से सारे बच्चे समझोगे। सबसे पहले तो यह समझना कि ठोस को जो होता है ना, दो भाग में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। दो भाग में, एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और एक को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवेदार ठोस के नाम से भी जानते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो यहाँ पर पहले ये समझ लीजिएगा, ठोस जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। मुख्य रूप से क्रिस्टलीय आपको पढ़ना, या इसको रवेदार ठोस भी कहते हैं। कौन सा ठोस बोलते हैं? रवेदार ठोस के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूजा जो होता है वह जो होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, या इसको कहा जाता है बेरवेदार ठोस, बेरवेदार ठोस, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जाना जाता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन या इसको एमॉर्फस सॉलिड के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। बेरवेदार ठोस, ठीक है। तो ठोस को हमने बताया कि फर्दर कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया है? दो भाग में क्लासिफाइड किए हैं। सबसे पहला कौन सा ठोस है?
एक आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो हमको इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या करना है, जानना है, सीखना है। एनी प्रॉब्लम? नो, बहुत अच्छे। अब सबसे पहला एक सवाल आता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लो आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो और कहीं पार्टी में जाना है। पार्टी में क्या करना है, जाना है। तो पार्टी में जाने के लिए आप क्या करते हो, सज धज के जाते हो, सजते धजते हो, उसके बाद ना जाते हो, बढ़िया से जूता पहने, क्रीच लगाए, शर्ट पे, ठीक है ना, उसके बाद बढ़िया जीन्स, ये पाउडर उडर 2-4-5 बार लगा लिए ताकि और ज़्यादा सुंदर दिखे, है ना। तो आप क्या करते हो ना, बड़ा सज धज के जाते हो। लेकिन अगर वही पापा बोल दे खेत जाना हो, कितना सस्ते हो, जो बढ़िया भी पहने हुए हो ना उसको भी चेंज कर लेते हो पुराने वाले में, करते हो। मतलब सजना धजना क्या होता है, दुश्वार, मतलब उसको रहने देते हैं हम लोग। तो वही क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आप यहाँ पर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ कणों का अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान दोगे, इसको देखोगे गौर से, इसको अगर इसके कणों का अरेंजमेंट आप देखोगे आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आपको आ रहा है बताओ तो। इससे ये सजा हुआ है, ये क्या है, सजा हुआ है, और ये सजा हुआ नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है इसका जो संरचना होता है या निश्चित संरचना एक जैसा लग रहा है। देखो सब में लग रहा है एक जैसा, एक रूप देखने में बिल्कुल सजा सजा हुआ लग रहा है। और इसमें देखोगे तो जैसे तैसे जुड़ा हुआ है, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है। अगर किसी ठोस में जो कणों की संरचना है वह निश्चित है, वह क्या है, निश्चित है, समझ रहे हो ना, ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। मतलब जो ज्यामितिक संरचना उनकी होती है ना, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है ठोस का, अगर वो निश्चित होता है ऐसे ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एनी प्रॉब्लम? और इसमें देखोगे क्या अरेंजमेंट निश्चित है, इसका तो कुछ था पता नहीं चल रहा है। आई बस मतलब लग रहा है कि एक तरह एक रूपता इसमें देखने को मिल रही है। जैसे ये लग रहा है खेत जा रहा है ना, मतलब किसान का काम करने के लिए, मतलब किसान परिवार से बिलोंग करता है। पापा बोले जाके खेत में क्या करना है, पूरा कुदाल चला देना है। ये वाला कपड़ा पहन के बेचारा क्या हो गया, निकल गया। अब बाल बढ़िया है, पैर में मतलब क्या है, क्या पहने, उस सबसे उसको कोई मतलब उस वक्त रहता नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का देखो परिभाषा समझ में आया। क्रिस्टलीय ठोस में अरेंजमेंट जो होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अरेंजमेंट होता है वह निश्चित नहीं होता है। यानी प्रॉब्लम। अब देखो डेफिनेशन हम तैयार करते हैं इसका, क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलाइन सॉलिड या रवेदार ठोस का, कि वैसे ठोस जिनमें कणों की एक निश्चित ज्यामितीय क्या होती है, संरचना होती है, निश्चित संरचना है ना, उसे कौन सा ठोस बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, यानी उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। और जिसमें ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है उसको नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं या उसको एमरफस सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एमरफस सॉलिड। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो परिभाषा अगर दोनों का बनाने बोलेगा तो बना लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या हो गया, जिस ठोस की ज्यामितिक संरचना, मतलब उनके कणों का जो पैटर्न होता है वह निश्चित जब रहता है ना, तब उसे कौन सा ठोस कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और जब कणों का पैटर्न निश्चित नहीं होता है तो उसे क्या बोला जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ध्यान से यहाँ पर समझना। सबसे पहला आपका हमको जो पढ़ना है वह कौन सा ठोस पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो जानना है हमको वह जानना है कौन से ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, यानी इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने क्या बताया, सिंपल सा डेफिनेशन हमने तैयार किया है ना, कि वैसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, निश्चित संरचना है, पैटर्न क्या होता है उसका, निश्चित होता है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं, लिखोगे वैसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितिक संरचना होती है, निश्चित ज्यामितिक संरचना होती है, क्रिस्टलीय या कौन सा ठोस बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका, रवेदार ठोस कहलाता है।
अगर आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो दे देना, बर्फ हो गया आपका, हीरा हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया आपका, है ना, हीरा है, ग्रेफाइट है आपका, बर्फ हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, ETC। ये सब कौन से ठोस के उदाहरण है? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। देन आपका क्रिस्टलीय ठोस आई होप समझ में आया होगा, जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है जिसका निश्चित होता है, उसे हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के नाम से हम लोग जानते हैं। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट जो होता है आपका वह हो जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब बोलोगे सर ये क्या है अक्रिस्टलीय ठोस? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? बेरावेदार ठोस भी कहते हैं। इसको हम लोग बेरावेदार ठोस भी कहेंगे, या इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहेंगे। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब सवाल है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ध्यान से समझना। अक्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे? वैसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितिक संरचना नहीं होती है, वैसे ठोस को कौन सा ठोस कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। सिंपल है, वैसे डेफिनेशन बना लो। वैसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितिक संरचना नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे में अगर उदाहरण देना हो तो आप दे सकते हो, कांच हो गया आपका, है ना, आपका रबर हो गया आपका, ये सब जो है ये सारे एग्जाम्पल कौन से ठोस के हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के हैं। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने जाना क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को परेशानी नहीं होगा, किन्हीं को दिक्कत है? आया ना? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखोगे ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। इसकी संरचना क्या है? निश्चित है। ये आपका रॉक साल्ट है और ये आपका ग्लास का उदाहरण है, कांच का उदाहरण है। आई बात समझ में ना? तो दोनों इसकी संरचना निश्चित है जबकि इसकी संरचना निश्चित नहीं है। तो आज के क्लास में बाबू रे प्लीज, आज के क्लास में जो हमने पढ़ा है एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, चैप्टर स्टार्ट किया पदार्थ की ठोस अवस्था। उसमें हमने बताया पदार्थ क्या है, अवस्था, अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमने जाना कि ठोस का परिभाषा, उसके कुछ गुणों के बारे में हमने चर्चा किया। ठोस, द्रव और गैस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने क्या किया? डिफरेंसेस निकाले। उसके बाद है आपका ठोस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। एक को हमने कहा क्रिस्टलीय ठोस, जिसको रवेदार ठोस भी कहते हैं। एक को कहा हमने अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवेदार ठोस के नाम से इसे जाना जाता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? उसका निश्चित ज्यामितीय संरचना होता है, निश्चित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका निश्चित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।